नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान नारा में आपका स्वागत है। आज संडे है लेकिन क्लास आज आपको दी जा रही है। कारण यह है कि मैंने सप्ताह में एक एक्स्ट्रा छुट्टी ली थी, मेरी इलेक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग थी, तो मैं बीच में क्लास मिस कर गया। तो उसकी भरपाई आप आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं साथियों भरतपुर संभाग और संभाग दर्शन की ये अपनी 9वीं क्लास है। इसके बाद में सिर्फ एकमात्र संभाग अपना बचेगा, अजमेर संभाग, जिसको भी अपन व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे। अजमेर संभाग में तोड़ फोड़ ज्यादा हुई है, इसलिए अपन उसे 2 भागों में पढ़ेंगे और व्यवस्थित बिल्कुल एक एक जिले को व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। देखो, रही बात विद्यार्थियों के मन में जो चीजें आती है ना, सर नया बदले हुए में क्या आएगा, एक बात तो मानकर चलो, मैं आपको बार बार कहता हूं कि नए बदले हुए में एग्जामिनर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएगा। यानी कि ये संभाग दर्शन की 10 क्लासें भी लगा ली और नए प्रश्न आपसे पूछे गए तो 10 में से 8 आप सही कर जाओगे, ये बात भी है। संभाग दर्शन की 10 क्लासें लगा देना। देखो, जीजीडी से मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा फायदा नहीं है, इसमें आपका फायदा है। जितनी भी क्लास, जितने भी सेशन दिए जाते हैं, हर एक को अटेंड कर लिया करो। मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट का सेशन होता है अपना, ये हो जाएगी। इसके बाद में संभाग दर्शन के बाद अपन स्कूल व्याख्याता की क्लासेस फिर से कंटिन्यू करेंगे नए अपडेटेड जिलों के अनुसार। ठीक है, और उनको कंटिन्यू करेंगे। साथ में सप्ताह में 4 दिन तो वो क्लास आएगी स्कूल लेक्चरर वाली और 3 दिन अपन नए जिलों से रिलेटेड मैटर को कवर करेंगे। यानी कि किसी दिन भौगोलिक सीमाओं की क्लास हो गई तो किसी दिन किसी जिला दर्शन को पढ़ लेंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि एक एक चीज को यहां से आप अपडेट होते हुए साथ साथ बढ़े। ठीक है, आज विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी की बात है कि एनसीईआरटी की आपके जो 6ठी से 10वीं तक की किताबें स्कूल में चलती है, यदि एक किताब भी लेने जाते हो तो 40-50 रुपए आपके मार्केट में लग जाते हैं, क्योंकि स्कूलों से मिलती नहीं। स्कूलों में तो वैसे स्टॉक शॉर्ट रहता है। ठीक है, स्कूलों में निःशुल्क सिर्फ बच्चों के लिए आती है, अपने पढ़ने के लिए नहीं आती है। तो यहां पे आपको सिर्फ 60 रुपए के अंदर कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की हर एक प्रश्न, चैप्टर से जितने प्रश्न बनते हैं अनावश्यक सामग्री को हटाकर, वो और उनकी बेहतरीन व्याख्या के अंदर हमने कॉलेज और कई सारी ऑथेंटिक पुस्तकों का सार शामिल किया है। तो ये मतलब मानकर चलो आप एक तरीके से ये फ्री ही है, क्योंकि कक्षा 6 से 10 यानी कि 5 पुस्तकें, उसके से हजारों प्रश्न और लगभग हो जाएंगे तो 70 से 80 टेस्ट हो जाएंगे और हजारों प्रश्न उसमें कवर हो रहे हैं। ये आज लॉन्च कर दी गई है। मैं जरूर इसमें कहना चाहूंगा, बिना विलंब अपना स्थान सुनिश्चित कर लेना, नहीं तो फिर बाद में क्या है, हमारी सर्वर की कैपेसिटी फुल होने के बाद हम कई सारी टेस्ट सीरीज को सोल्ड आउट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर ज्वाइन करने का आपके पास में कोई चांस नहीं रहता है। तो आज ही ज्वाइन करके सुनिश्चित कर लें और डिटेल जो है वो कभी और वीडियो बनाकर बता दूंगा, लेकिन ये आपके फायदे की बात है इसलिए आप लोगों को बता दिया। टेलीग्राम पे भी बता दिया था, यहाँ पे भी बता दिया गया है, तो देर करना मत और ज्वाइन कर लो। 5 दिन तक यही शुल्क रहना है। 5 दिन के बाद में इसकी प्राइस जो है 199 तो नहीं, लेकिन 99 कर दी जाएगी। ये यूं समझो कि एक तरीके से फ्री है आप लोगों के लिए। ठीक है, ज्वाइन कर लेना और बेहतरीन अभ्यास, साइंस का पुस्तक एनसीईआरटी नहीं देखनी पड़ेगी, इतनी सुनिश्चितता कर ली है। ठीक है, चलिए। और अच्छा, मिलेगी कहां ये एनसीईआरटी वाला जो ये फोल्डर है ना, ये एनसीईआरटी वाला देखो फोल्डर है, इसके अंदर ये चीज मिलनी है। जब ऐप खोलोगे तो ये होम स्क्रीन आएगी। होम स्क्रीन के अंदर आप लोगों के होम स्क्रीन में ये रहा एनसीईआरटी का फोल्डर, इसके अंदर जाओगे तो ये तीसरे नंबर पर ये रही आपके एनसीईआरटी साइंस की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा एनसीईआरटी भूगोल की और इतिहास की भी दे रखी है। बेहतरीन टेस्ट है और आप ज्वाइन करके आज से ही अभ्यास अपना शुरू कर सकते हैं। ठीक, चलिए आओ अपने जिला दर्शन पे चलते हैं। आज पहले मैं जिला दर्शन की आपको स्लाइड के दर्शन करवाता हूं, मैं स्लाइड्स के कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन भरतपुर संभाग की बेसिक जानकारी देखेंगे, कौन से जिले बने हैं, कैसे बने हैं, कितने जिले हैं, क्या है अंदर वो चीज। उसके बाद में अपन एक एक जिले के फैक्ट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले भरतपुर जिला, और अपने संभाग दर्शन की हर स्लाइड के अंदर, हर क्लास के अंदर जिलों से संबंधित मैप भी शामिल किए हैं। यदि आप देखोगे जैसे भरतपुर, तो ये भरतपुर का बेहतरीन चीज बेहतरीन तरीके से आप लोगों को देना हमारा कर्तव्य है। पढ़ना नहीं पढ़ना आप लोगों का निर्णय है। ठीक है ना, फिर इसके बाद में भरतपुर के महत्वपूर्ण अपन तथ्य पढ़ेंगे, फिर करौली पे चलेंगे, करौली के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, उसके बाद धौलपुर पे चलेंगे, धौलपुर के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, और उसके बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद अपन महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हुए नए जिले गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी के भी महत्वपूर्ण तथ्य मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूं। ठीक है,
उसके बाद में फिर अपन पढ़ेंगे नया जिला डीग, और डीग से महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस तरीके से आज की ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, मिस तो करनी नहीं है, और शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई मनाही नहीं है। बाकी पढ़ो अच्छे से और अच्छे से तैयारी करो। देखो अपडेट होना चाहिए, और अपडेट होने के लिए आपको स्वयं भी प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। आओ अब चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ। देखो सबसे पहले आज तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हो कि मार्च 2023 से पहले पहले, या फिर ये कह दो कि 7 अगस्त 2023 से अधिसूचना प्रभावी हुई, तो 7 अगस्त 2023 से पहले पहले नवीनतम जो संभाग माना जाता था वो भरतपुर माना जाता था। और ये कहा जाता है कि राजा राम जो थे उनके भाई भरत के नाम पे इस क्षेत्र का नाम भरतपुर रखा गया था। भरतपुर संभाग जो नवीनतम संभाग माना जाता था उसमें 4 जिले थे, और 4 जून 2005 को इसका गठन किया गया था, ठीक है ना। 4 जून 2005 वसुंधरा राज्य सरकार थी इस समय, तब गठन किया गया था, ठीक है। अब इसके अंदर 4 जिले थे, और अब जो है इसको पुनर्गठित किया गया। पुनर्गठित यानी संभाग का नाम नया नहीं है, लेकिन जिलों के अंदर तोड़फोड़ हुई है। सवाई माधोपुर जिले के अंदर तोड़फोड़ हुई है, करौली के अंदर तोड़फोड़ हुई है, भरतपुर के अंदर तोड़फोड़ हुई है। तो ये तोड़ो फोड़ो अभियान से प्रभावित संभाग रहा है, और इसके बाद में इसका रूप ही बदल गया है, इसका नक्शा ही बदल गया है। यहाँ पे यदि आप देखोगे, इस दौसा को छोड़ दो, अलवर को छोड़ दो, इसके अलावा आपको जो दिख रहा है वो है आपका भरतपुर संभाग। वर्तमान में भरतपुर संभाग के अंदर 6 जिले हैं, ठीक है। ये डीग नवीनतम बना है, ठीक है। भरतपुर तो मेन तो इसके अंदर आना ही है, ठीक है। इसके अलावा ये गंगापुर सिटी ये भी नवीनतम बना है। दौसा को छोड़ दो आप, नंबर 4 सवाई माधोपुर को ले लो आप, और नंबर 5 करौली को ले लो आप। करौली में भी तोड़ के गंगापुर सिटी को बनाया है, और सवाई माधोपुर को तोड़ के गंगापुर सिटी को बनाया है। और ये ले लो धौलपुर, धौलपुर में कोई तोड़ो फोड़ो अभियान का असर देखने को नहीं मिला। तो ये 6 जिले यदि आप देखोगे, तो ये मैं बाउंड्री लाइन एक बार कर लेता हूं, ताकि ये आ गया, ये तो है करौली, ये भरतपुर, और ये आ गया आपके डीग, और ये धौलपुर है ही, ठीक है ना। और ये करौली, डांग की रानी, ठीक है ना। ये जो अब आउटलाइन आपको दिख रही है, ये अब देखो किसी पशु के जैसे, मैंने यहाँ पे ये एक लिखा ना, तो ये इसकी आंख जैसी दिख रही है मेरे को भी। अभी अभी ही ये शेप देखने को मतलब नजर आया कि ये किसी पशु, बैठे हुए पशु के जैसे दिख रही है। तो बताओ देखा किसके जैसे दिख रही है, भेड़ बकरी किसके जैसा इसका शेप दिख रहा है? वास्तव में बिल्कुल बैठे हुए पशु जैसा दिख रहा है ना। मेरे को भी यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, और आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और जैसे मैंने एक बना दिया यहाँ, तो ये लग रहा है कि जैसे आंख ही बन गई। देखो संजोग है कि ये चीज ऐसे क्लियर हो जाती है। तो ये किसी बैठे हुए जैसे, कोई बैठी हुई बकरी, भेड़, हिरन किसके जैसा दिख रहा है बताओ, देखे कमेंट करके। अच्छा नहीं, ये भी तो है सवाई माधोपुर, इसको अपन ने पीछे छोड़ दिया। हाँ सवाई माधोपुर, फिर भी देखोगे तो ये बैठे हुए पशु जैसा ही दिख रहा है, ठीक है ना। ये सवाई माधोपुर भी तो था, तब जाकर हुआ है ना। ये चौथा नंबर तो इसका लगा दिया था अपन ने। अब ये बिल्कुल आकृति बिल्कुल सही नजर आ रही है, ठीक है। ये है अपना भरतपुर संभाग वर्तमान में। मैप से याद रह जाए पहला तरीका, बहुत बढ़िया यदि याद रख लो तो। दूसरा तरीका है अपने पास में ब्रह्मास्त्र, जिसको कहा जाता है ट्रिकास्त्र, ट्रिक में जब मैंने आपको सबसे पहली क्लास दी थी संभाग और उनमें जिले, उसमें मैंने आपको भरतपुर संभाग की ट्रिक थोड़ी अलग बनाई थी। अब उसे और भी आसान कर दिया है, और एकदम आसान ट्रिक कर दी है। अब क्या है, ये ट्रिक है भरकर धूल देग। देग समझते हो ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अंदर बड़ी देग और छोटी देग, 2 देग भी है। भरकर धूल देग सवाई की गंगा में, भरकर धूल देग सवाई की गंगा में, बस इतना सा आसान, बिल्कुल आसान। और भरतपुर संभाग बिल्कुल मुख जवानी याद। अब क्या है, यहां से आ जाएगा आपके भरतपुर, ठीक है। कर से आ जाएगा आपके करौली, यहां से आ जाएगा धौलपुर, यहां से आ जाएगा, इससे लेना है डीग, यहां से लेना है सवाई माधोपुर, और यहां से लेना है गंगापुर सिटी।
तो भरकर धूल देख सवाई की गंगा में, और भरतपुर बिल्कुल हो गया याद। आपको भरतपुर संभाग अच्छी तरीके से याद, और इस तरीके से ये बिल्कुल आसान है। ठीक है कि नहीं? बताइए कमेंट करके, वास्तव में गुरुजी आसान है कि कौन है? तो यहाँ पे आप देखो जिलों की संख्या कितनी हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये करना 6, ठीक है ना? ये 4 कैसे आ गया भाई? ये 6 है, ठीक है। भरतपुर संभाग में वर्तमान ये पुराने जिलों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब वर्तमान में कितने जिले हो गए? 6 हो गए, ठीक है। जिसमें आ गया भरतपुर, करौली, धौलपुर, डीग, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। ठीक, ये चीज यहां तक क्लियर हो चुकी होगी मेरे हिसाब से। भरतपुर और धौलपुर 2 जिले इसके अंदर ऐसे थे जो जाट रियासतें थी। देखो बाकी जगह आप देखो कि क्षत्रिय और राजपूतों का शासन देखने को मिला, लेकिन भरतपुर और धौलपुर जाट रियासतें थी। ये एक बात ये ध्यान रखनी है। एक अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र जो है वो मेवात के अंदर आता है। मेव बाहुल्य के कारण, मेव जाति की बहुलता के कारण मेवात के अंदर आता है। तो अब इसमें से भरतपुर इसके अंदर है अपने ये वाला। ये लोग एक बार चाहते भी थे मेवस्तान अलग बनाया जाए, एक देश ही बना दिया जाए अलग, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। जाट रियासतें थी, तो फिर जाटों का अफलातून शासक सूरजमल जाट, बदन सिंह, गोकुला, राजाराम, सबका संबंध यहाँ से रहा है, ठीक है। राजस्थान का पूर्वी, राजस्थान का प्रवेश द्वार कह सकते हो आप, और स्पेशली भरतपुर जिले को पूछा जाए तो पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहा जा सकता है। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहते हैं, लेकिन पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार आप स्पेशली भरतपुर को कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो जाट और यादव वंश का शासन यहां पे रहा था। जाटों का तो मैंने बता दिया आपको कि भरतपुर, धौलपुर स्पेशली। इसके अलावा जैसे गंगापुर सिटी है, करौली है, ये जो है यादव वंश का शासन यहां पे रहा है, यदुवंशी। अब देखो श्री कृष्ण भगवान को अपन यदुवंशी कहते हैं ना। श्री कृष्ण भगवान का प्रभाव इस संभाग पे यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा, कृष्ण भगवान या ब्रिज का प्रभाव किस संभाग पे सबसे ज्यादा रहा है, तो भरतपुर संभाग पे रहा है। भाई भरतपुर क्रॉस करके आगे जाते ही आपके मथुरा, वृंदावन, वो चीजें आ जाती है। तो वो ये सारी जो है एक ही ब्रज महोत्सव भी होता है यहाँ, तो है ना। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी श्री कृष्ण भगवान और ब्रज से संबंधित क्षेत्र ये रहा है। आई बात समझ में? अब पहली स्लाइड में लिखियो दिखे तो, लेकिन मैं बताया जी को है सब आराम सुन लियो है तो वो ना हो गयो याद। इंगे बाद में आपा बड़ा आगे लियो थे स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब आते हैं जिला भरतपुर। व्यवस्थित एक एक जिले को देख लें। संभाग दर्शन के अनुसार तो जिले में जो डिटेल दी जा रही वो ज्यादा ही है, लेकिन एक जिले की पूरी डिटेल इसमें अभी भी नहीं है, क्योंकि ये चीज कब होगी पता है? जब मैं आपको जिला दर्शन करवाऊंगा। जिला दर्शन करवाऊंगा ना, तो उसके अंदर एक जिले में फिर वो जिला कितने जिलों से सीमा बना रहा है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है, उसकी जलवायु क्या है, वो किस कोपेन के अनुसार किसके अंतर्गत आता है, उसके अंदर कौन कौन से मंदिर, मंदिरों की विशेषता क्या है, दुर्ग कौन कौन से है, दुर्ग की विशेषता क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, ये सारी चीजें अपन जब जिला दर्शन में करवाऊंगा तो समझो कि एक जिले को उठाया है तो वापस उसको आपको कहीं और से देखना नहीं पड़ेगा, ये निश्चित करने की कोशिश करूंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि मैं देखो चलता हूं धैर्य के साथ और चलता हूं निरंतर, धैर्य के साथ चलता हूं लेकिन निरंतर चलता हूं। यही चीज आप लोगों को करनी है, आप लोगों को भी धैर्य रखना है लेकिन निरंतर चलना है। भाई कई जना आवे तूफान जू बिल्कुल हा हू करता, गुरु जी ये जल्दी से हमारे वो है ये है कि नहीं, अपाऊ उतावल वह कौन, और अपाऊ क्लास ब्रेक करे जा नहीं। क्लास रहती है नियमित, रेगुलर, और रहती है गुणवत्ता युक्त, और जल्दबाजी किसी चीज की मैं करता नहीं हूं। अब तकड़ करने वाले जो ऐसे तूफानी लोग आते हैं ना, वो आते 2-4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद में वो वापस देखते ही नहीं है। यहां पे चाहिए नियमितता यदि सिलेक्शन लेना है। आओ भरतपुर संभाग देखो, भरतपुर संभाग से डीग को तोड़ के अलग कर दिया, तो देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें डीग में गई है। भाई नौटंकी के लिए जो भरतपुर जाना जाता था, डीग के पुरीलाल वो डीग में चले गए, डीग के ही थे पुरीलाल, डीग में चले गए, तो वहां चले गए। कामा भी चला गया, काफी सारी चीजें तो उसको आगे ले जाने वाले गिरिराज थे वो भी डीग में चले गए, बहुत सारी चीजें वहां पे चली गई। तो चलिए भरतपुर में आप देखो, एक तो भरतपुर, नदबई, उज्जैन, बयाना, बेर, रूपवास, भुसावर और रुदावल, ये चीजें भरतपुर में अब बची है। अब पीछे बच क्या गया वो देखना पड़ेगा, ये चीजें पीछे बची है। राजस्थान का प्रवेश द्वार तो कहते ही है, साथ ही लिख देना इसके साथ में राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। क्या लिखोगे? पूर्वी सिंह द्वार, ठीक है।
मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आता था। अब मेवात में वैसे अलवर वाला क्षेत्र भी आता है, लेकिन अलवर भरतपुर, ठीक है, तो मेवात क्षेत्र के अंतर्गत ये भी आता था। जाट रियासतें थी, ये मैंने आपको बता दिया। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग किस लिए कहा जाता है? स्पेशली केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य। जब मैं मथुरा गया, वृंदावन गया, तब मैं भरतपुर स्टेशन पे उतरा था, आप लोगों को फोटो भी शेयर किया था। जैसे ही भरतपुर स्टेशन पे उतरा तो वहां पे केवलादेव घना पक्षी विहार की सारी पूरे रेलवे स्टेशन पे पेंटिंग बनी हुई थी। एक अलग ही अनुभूति होती है, अरे वाह ये क्या चीज है। तो अपन को तो पता था कि ये केवलादेव घना पक्षी विहार के हिसाब से, जिनको पता नहीं होता वो भी देखते हैं कि अरे यहाँ पे कुछ खास है, फिर वो वहां पे पूछेंगे तो पता चलता है। तो ऐसे जो पर्यटक स्थल होते हैं, ये इन स्थानों को एक अलग ही मतलब वैल्यू देते हैं, अलग ही स्थान प्रदान कर देते हैं। ठीक है, तो ये पक्षियों का स्वर्ग द्वार कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थल ये आप इसको कह सकते हो। ठीक है, ये भरतपुर का नक्शा लियो, स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे। चलिए, संडे स्पेशल क्लास है, तो संडे के हिसाब से स्पेशल प्रेम भी इस पे मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करना आप लोगों का काम है। क्लास देना सुनिश्चित करना मेरा काम है। क्लास कैसे आगे बढ़नी चाहिए, इस क्लास को क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, ये सब आप लोगों का काम है। एक परिवार है अपन, मैं मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, आपको आप लोगों की जिम्मेदारी पूरी करनी है। देखो, सेवर भरतपुर में ही रहा है, मैं हर चीज को यहाँ पे इस तरीके से ही लेकर चलूंगा कि ये यहीं रहा है, ये यहां आ गया है। क्यों? क्योंकि पुराने जीके से अपन को नया लिंक करना है, तभी अपन उसमें एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट कोई समझे कि मैं डायरेक्ट ही नया याद करूंगा, पुराना यदि याद है तब आप अच्छे से लिंक कर पाओगे। पूर्व ज्ञान बहुत काम आने वाला है। सेवर, जिसे अपन राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र के लिए पढ़ते हैं, 1993 के अंदर ये सरसों अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया था, 1993। अब ये चीज पहले पढ़ चुके थे तो इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है, 1993 ही रहना है ये। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना, अच्छा इसमें तो कोई बदलाव है नहीं, सेवर तो रहा भी भरतपुर के अंदर ही है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। एक ध्यान रखना, चलिए एक याद आ रहा है मैं बता देता हूं, सिमको वैगन फैक्ट्री, क्योंकि ये भी कहां है? भरतपुर के अंदर, भरतपुर, तो ये भी यही भरतपुर में ही रही है सिमको वैगन फैक्ट्री। इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण स्थान है वो यहाँ पे आता है बयाना। क्या आता है? बयाना। अब बयाना बहुत चीजों के लिए प्रसिद्ध है। बयाना के दुर्ग के लिए भी प्रसिद्ध है, जैसे जिस दुर्ग को बाणासुर, सोनितपुर ये सब कहा गया, सुल्तानकोट वगैरह ये सब नाम। देखो अब मैं जब जिला दर्शन करवाऊंगा तब इन सब की डिटेल आपको लिखवाने वाला हूँ नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। अभी मैं बोल के जरूर बता सकता हूं, लेकिन चूंकि ये संभाग दर्शन की क्लास है तो अपन को उस टाइम लिमिट में पूरी करनी होती है। आप लोग चाहो तो पॉज कर करके लिख सकते हो, ठीक है, तो आप लोग अपने स्तर पे नोट्स बना सकते हो। कई जना क्या है, गुरुजी आपके नोट्स चाहिए, अरे भैया सारी चीजें क्लासें उपलब्ध है, थोड़ी मेहनत कर लो, देख के बनाओ नोट्स। आप खुद के नोट्स बनाओगे तो खुद की तरफ से भी 2 लाइनें जोड़ोगे तो फायदा ही होगा। पूरी तरीके से आश्रित मत रहो, क्या पता मैं ही क्लास देनी बंद कर दूंगा भी जज जाए तो, इसलिए आश्रित किसी के ऊपर भी मत रहो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं। हालांकि मैं बंद नहीं करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन मैं एक कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, किसी पे भी इतने आश्रित क्यों रहते हो? थोड़ी सी, मैं तो आप लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहता हूं, आप लोग स्वावलंबी बनो ना खुद। थोड़ी भाई आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अब इतना पकाया मिल गया, थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत कर लो और बिल्कुल बहुत अच्छे से कर जाओगे फिर, है ना। बयाना देखो नील के लिए भी प्रसिद्ध है, बयाना के दुर्ग के लिए भी प्रसिद्ध है, बयाना के युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। बयाना में राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी उपलब्ध है। ऐसे ही याद करनी है कि बयाना नाम आ गया, ये 4 चीजें तो हमें याद होनी चाहिए। उषा मंदिर भी है, उषा मस्जिद भी है, 5वीं चीज याद होगी। इस तरीके से आगे बढ़ोगे 100% सीट निकालोगे, 100% मानकर चलना इसको, ठीक है। आओ, प्राचीन नाम श्रीपंथ या सोनितपुर इसे कहा गया। फैक्ट नंबर 1, बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ या सोनितपुर। पाणिनि ने इसके लिए अलग शब्द की श्रीहस्त शब्द का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा गया। आओ अगले फैक्ट पे, बाबर और राणा सांगा के मध्य, देखो जो खानवा का युद्ध हुआ उससे 1 माह पहले बयाना का युद्ध होता है। बयाना के युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है, खानवा के युद्ध में बाबर की विजय होती है। बयाना का जो युद्ध हुआ है वो फरवरी, देखो 16 फरवरी 1527, अब वो होता है 17 मार्च, खानवा का होता है 17 मार्च, 1 तारीख बढ़ा नहीं, यहाँ 16 वहां 17, यहाँ फरवरी वहां मार्च, बस इतना ही अंतर करना है। तो यहाँ बयाना का युद्ध हुआ है, इसके अंदर अपने
सांगा भाई साहब जीत गए थे। ये नील की खेती के लिए जाना गया। नील हम जो ना, कई जना कहते हैं गुरुजी नील क्या होता है? अरे महात्मा गांधी जी ने भी नील के लिए आंदोलन किया था। नील गुल्ली गुल्ली जिनके है, ठीक है। नील की खेती जहां की जाती है वो खेत जो है कुछ समय में ही 2-3 साल में खराब हो जाता है, फिर उस पर कोई फसल प्राप्त नहीं की जाती, इसलिए किसान इसका विरोध करते थे। नील के लिए यदि राजस्थान की बात करें तो बयाना बहुत प्रसिद्ध रहा, और यदि पूरे भारत की बात करें तो सरखेज गुजरात के अंदर वो ज्यादा प्रसिद्ध रहा था नील की खेती के लिए, ठीक है। तो बयाना के अंदर नील की खेती आपको याद रखनी ही है। दूसरा, गुप्तकालीन सिक्के, यहाँ 1800 प्लस सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर कह सकते हो आप, यहाँ पे मिले हैं बयाना के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना ही रखना है, ठीक। इसके अलावा देखो, गुप्तकालीन सिक्के और समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित विजय स्तंभ, इसके अलावा भीमलाट भी है इसी दुर्ग के अंदर। समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित विजय स्तंभ संभवतः, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं यहां संभवतः, किस लिए? क्योंकि ऐतिहासिक चीजें मिलती रहती है बार बार, तो संभवतः, अरे पेन पड़ जाती रे बस, संभवतः ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ माना जा सकता है। अभी तक तो माना जा रहा है, तो ये राजस्थान का पहला विजय स्तंभ यहीं पे है। बयाना किला मैंने उपनाम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, चित्रलेखा द्वारा बनाया हुआ उषा मस्जिद, उषा मंदिर भी है, जिसे उषा मस्जिद में तब्दील कर दिया था इल्तुतमिश ने। ये चीजें आप लोगों को बयाना के अंदर याद रखनी है। आप देखने में लगेगा कि 4 लाइन लिखी हुई है और गुरुजी इसको पढ़ लेंगे, नहीं, मैं एक एक लाइन को डिस्क्राइब करके विद्यार्थियों को उसका पूरा मैटर देने की कोशिश करता हूं कि भैया ये लाइन है, इसके पीछे की कहानी ये है, इसमें ये चीजें होती है, इससे लिंक करने वाली चीजें ये है। स्लाइड इसलिए है कि एक बेस चाहिए विद्यार्थियों को लिखने के लिए। नोट्स कैसे बनाएंगे? मैं अपने यहाँ पे बहुत सारा बोलकर ज्ञान तो दे दूंगा, लेकिन नोट्स कैसे बनाएंगे? इतना सारा सुनकर कैसे लिखेंगे? इसलिए स्लाइड्स जरूरी है। अपना पैटर्न हमेशा से ये रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी से भी, अपना यही रहता है, क्योंकि विद्यार्थी समझते हैं इनकी कीमत क्या है, ठीक है। आज दिन तक 1200 के करीब क्लास होने, आज दिन तक नहीं कहा कि ऐप पर पढ़ने वालों के लिए ये फैसिलिटी है, यहाँ पे पढ़ने वालों के लिए ये फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि ऐप पर क्लासें है ही नहीं, सभी के लिए समान है, कोई भेदभाव नहीं। ऐप पर क्यों विशेष देनी, जब निःशुल्क, यानी निःशुल्क, पूरी तरीके से निःशुल्क है, यहीं से पढ़ो। मेरे पास कई मैसेज आते हैं दिन में, सर आपका कोर्स खरीदना कहाँ मिलेगा? भैया प्लेलिस्ट उठाकर देखो, यूट्यूब पे पूरी क्लासें फ्री है, कोर्स खरीदने की आवश्यकता कहाँ है? आपको सिर्फ क्लासें प्ले करनी है, नोट्स बनाने, पढ़ना है, बस। एकमात्र प्लेटफॉर्म है राजस्थान का जो 4 लाख सब्सक्राइबर होने तक यूट्यूब चैनल आया है और एक भी पेड कोर्स नहीं दिया, सारी क्लासेज यूट्यूब पर है, चाहे आप छानबीन करके देख लेना, ठीक है। एकमात्र प्लेटफॉर्म बन चुका है अब जीजीडी ऐसा, जिसका कोई भी पेड कोर्स नहीं है, क्लासेस कोई पेड नहीं है, लेकिन 4 लाख के विद्यार्थियों का विश्वास प्राप्त है और सब सारे के सारे यूट्यूब से पढ़ते हैं। मेरे लिए तो, आप लोगों के लिए पता नहीं बड़ी बात है या नहीं, मेरे लिए वास्तव में ये एक बड़ी बात है कि जो सोचकर शुरू किया था वो चीज हुई, ठीक है। अब आओ खानवा के युद्ध पे। मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, सभी को ध्यान है, जिहाद घोषित किया था, और क्या क्या नहीं हुआ। खानवा का युद्ध अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। पाती पेरवण के तहत यहाँ पे बहुत सारे ही मतलब एक छत्र के नीचे सारे के सारे शासक लड़े थे और ये सारी चीजें, ठीक। आओ आगे भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य में चलते हैं। मैंने एक राष्ट्रीय उद्यान वाली आपको एक ट्रिक बताई थी, र के मुंह सबको, र के मुंह यानी कि र से रणथंबोर, के से केवलादेव, मुंह से मुकुंदरा हिल्स, सबको यानी कि सवाई माधोपुर, ठीक है, फिर भरतपुर और कोटा, इस तरीके से र के मुंह सबको। तो ये र के वाला केवलादेव आ गया और ब वाला भरतपुर आ गया। भरतपुर के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार है, यहाँ केवलादेव महादेव मंदिर है, उन्हीं के नाम से ये घना पक्षी विहार अभ्यारण्य है, ठीक है। एक पक्षी विशेषज्ञ है जिनका नाम था सलीम अली। सलीम अली, इनका मतलब यहाँ पे है ना सलीम अली, इनकी ये कहा जाता है कर्मस्थली रहा, ठीक है। ये थे तो वैसे साउथ साइड में ज्यादा काम करते थे, लेकिन ये कर्मस्थली रहा है क्योंकि पक्षी विशेषज्ञ थे, तो यहाँ पे भांति भांति के पक्षी देखने को मिलते हैं, तो ये यहाँ पे इनकी कर्मस्थली रहा है। राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, पहला कौन सा है? रणथंबोर, ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी 1985 के अंदर इसे शामिल किया गया है
और रामसर नम भूमि स्थल सूची में भी ये शामिल है। इसके अलावा सांबर क्षेत्र जो है वो भी रामसर नम भूमि क्षेत्र में राजस्थान से शामिल है। तो ये फैक्ट अभी याद कर लो यहीं से, ठीक है। चलो ठीक है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना अजान बांध से इसके अंदर पानी आता है, वो भी ध्यान रखना। पाइथन पॉइंट है वगैरह बहुत सारी चीजें। ऐसे तो यार बताने जाए तो फिर पूरी जो है एक अभ्यारण्य की क्लास हो जाती है, एक दूर की क्लास हो जाती है, संभाग दर्शन पूरा ही नहीं हो। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको लोहागढ़ फोर्ट। लोहागढ़ फोर्ट को अजय दुर्ग कहा जाता है। कर्नल लेक ने, अंग्रेज अधिकारी था कर्नल लेक, 1805 में 5 बार आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। ये पारित दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, पारित दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। पारित दुर्ग होता है जिस किले के बाहर भी एक दीवार बनी होती है जिसमें गोले धस जाते हैं, फूट नहीं पाते, इसलिए भी अजय दुर्ग था। इसके अलावा इसके चारों तरफ जो है खाई बनी हुई है, तो ये पारिख दुर्ग भी कहलाता है, ठीक है। महाराजा सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण किया गया था, 1733 की बात है। बंद बरेठा बांध और बंद बरेठा परियोजना और बंद बरेठा अभ्यारण्य, तीनों चीजें हैं यहाँ। बंद बरेठा जो अभ्यारण्य है उसे परिंदों का घर कहा गया। ये जहाजनुमा है, पहले तो ये ध्यान रखना, ये कैसा है, जहाजनुमा। इसके अलावा परिंदों का घर कहा गया, परिंदों का घर कहा गया है बंद बरेठा, नहीं, हाँ परिंदों का घर कहा गया है, हाँ सही है सही है, ठीक है। और इसके अलावा अजान बांध भी यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। चलिए, राजस्थान का प्रथम जैव उर्वरक कारखाना यहीं पे है। और इसके अलावा सहकारिता की शुरुआत भी भरतपुर से मानी जाती है। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नगला, जहाजपुर, भरतपुर। इसके अलावा नगला के अंदर ही एक फैक्ट और लिखना, स्पेशली यहां पे देव बाबा का मंदिर है। किसका, देव बाबा का मंदिर है, जिसे ग्वालों का देवता कहा जाता है, ग्वालों के देवता। आयो मजो, देखो इतने सारे फैक्ट आए हैं, फिर भी एक फैक्ट मेरे को याद आ रहा है, वो रह गया है पीछे। जसवंत पशु मेला, ये जो आपको दिख पा रहा है ना, ये एक क्षेत्र है यहां पे, कहा गया उज्जैन, ठीक है, उज्जैन। यहां पे भरा जाता है जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला। इसके अलावा एक बजरंग पशु मेला भी भरता है, बजरंग पशु मेला यहां भी भरता है और सिंहदरी बालोतरा में भी भरता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये वेर जो है ना, इसे बाग बगीचों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाग बगीचों का शहर, ठीक है। अब संभाग दर्शन के हिसाब से जो क्लास होनी चाहिए उससे ज्यादा ही सामग्री आप लोगों के पास आई है, ठीक है। यहां थे इस स्लाइड पे अपन, ठीक है, लो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज मैं चाहता हूं आप लोगों के क्लियर हो और आप क्लियर होके आगे बढ़े। हाँ भैया, करौली, करौली के पहले हमारे साथी स्टाफ है एक शिवराम जी मीणा, वो करौली के थे, लेकिन अब वो करौली के नहीं रहे। अरे सीरियस होने का काम नहीं है, करौली वो गंगापुर सिटी में जाता रहा है जीवता ही है, ठीक है, कि डैड नहीं है। चलिए, जिला करौली, करौली, मंडरायल, हिंडौन, सपोटरा, माशलपुर, श्री महावीर जी और सुरोट, ये क्षेत्र आते हैं यहाँ पे। ये सपोटरा, मंडरायल वगैरह आप देख सकते हो, सुरोट, ठीक है। ये सारे के सारे क्षेत्र कहां आ रहे हैं, करौली के अंदर, ठीक। अब देखो, करौली का प्राचीन नाम गोपालपाल, ठीक है, गोपालपाल करौली, गोपालपुरा चूरू, गोपालपाल करौली। इसके अलावा इसे कल्याणपुर के नाम से भी जाना जाता था। करौली का उपनाम, इसे डांग की रानी कहा जाता है। जो एमपी को छूने वाला क्षेत्र है राजस्थान का, वो धौलपुर से लगाकर चित्तौड़ तक, ठीक है, चित्तौड़गढ़ तक, वो डांग क्षेत्र कहलाया। इस डांग क्षेत्र में करौली को डांग की रानी कहा जाता है, ठीक है। चंबल के आसपास वाला बिहड़ क्षेत्र है ये, इसको डांग की रानी कहा गया। और ये चीज लिख लेना, बाकी आप स्क्रीनशॉट लो, इसमें अपन आगे बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। आ जाओ भैया, फैक्ट देखो, हिंडौन, हिंडौन सिटी है यहाँ। हमारे जो सह लेखक है पुष्पेंद्र जी कसाना, जिनके साथ में मेरी काफी सारी पुस्तकें आई है, बहुत बेहतरीन लेखक है, वो हिंडौन की है, ठीक है। हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी स्लेट निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, स्लेटों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध।
हिरण्यकश्यप द्वारा बसाई हुई नगरी इसे कहा जाता है। यह कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप ने इसे बसाया था, इसलिए हिरण्यकश्यप की नगरी के नाम से भी जाना जाता है हिंडोन। हिंडोन के अंदर यह ध्यान रख लेना, ठीक। इसके अलावा आओ, और हस्तशिल्प के लिए भी यह जाना जाता है, यह ध्यान रखना, ठीक है, ये भी लिख लेना, हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध। श्री महावीर जी, अपन डायरेक्ट कैसे याद करते हैं? श्री महावीर जी करौली, कैसे याद करते हैं? श्री महावीर जी करौली। श्री महावीर जी के चंदन का टीका लगाया जाता है, ऐसे याद रखना, तब आपको ध्यान रहेगा कि चांदनपुर गांव के अंदर है, चंदनपुर या चांदनपुर गांव के अंदर है श्री महावीर जी करौली, ठीक है। ये मंदिर, यहाँ पे चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से वैशाख शुक्ला द्वितीय तक मेला भरा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे महाशिवरात्रि का मेला भी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का महाशिवरात्रि का मेला भी प्रसिद्ध है। मैं तो आलसी हूं एक नंबर का, मैं यहाँ बोर्ड पे इतनी सारी चीजें लिखता ही नहीं हूं, लेकिन मैं बोल के बताता हूं, आपको आलसी नहीं बनना है, ठीक है। आप मेरे जैसे बन जाओगे फिर तो होगी दुनिया पार, ठीक। तो आपको आलसी नहीं बनना है, जो जो साथ साथ में बोलता हूं वो लिखते रहना, ठीक है। कैला मैया के दर्शन करने चलते हैं। कैला देवी क्या पढ़ते हैं? करौली। अंजनी माता का मंदिर क्या पढ़ते हैं? करौली। लांगुरिया गीत क्या पढ़ते हैं? करौली। गुटकर नृत्य क्या पढ़ते हैं? करौली। ये सारी चीजें। कैला देवी जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उस समय जब कंस मारने आया था, तो जो बिजली की कड़कड़ाहट और योग माया का अवतार जिसे माना जाता है, योग माया का जो रूप ले लिया था वो यही कैला देवी, ठीक है। कैला देवी को इनका अवतार माना जाता है। गोपाल सिंह यादव द्वारा इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये प्रश्न कई बार बना है। कालीसील नदी के किनारे, नॉट काली सिंध, इट्स कालीसील, ठीक है। ये क्या है? कालीसील नदी के किनारे है। लांगुरिया गीत और गुटकर नृत्य। अब लांगुरिया गीत क्यों कहा जाता है ये भी बताऊं। यहां पास में क्या है? अंजनी माता का मंदिर है। अंजनी माता कौन थी? हनुमान जी की मम्मी थी, ठीक है ना, मदर, माता जी, ठीक, क्योंकि देवी देवता नाम आवे ना तो मम्मी मदर नहीं कह सका, माता जी, हनुमान जी की माता जी थी। कहते हैं कि यहाँ पे स्तनपान करवाते हुए अंजनी माता का मंदिर है। तो हनुमान जी की सेना में कौन थे? बंदर, बंदर ने कहीं क्या है? लंगूर। तो लांगुरिया गीत यहीं से संबंधित। इसके साथ में जो नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है गुटकन नृत्य। आई बात दिमाग? याद रखना, ठीक है। और मंडरायल किले पे, मंडरायल किले का निर्माण ब्रज बहादुर, भाई शाबाश, ब्रज बहादुर ने करवाया। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मंडरायल से पूछेंगे तो यही पूछा जाएगा, या फिर पूछेंगे कि कहां है। आने वाले समय में तो ज्यादातर अभी जो एग्जाम लेटेस्ट होंगे जिनमें नए जिले के आधार पे फैक्ट पूछे जाएंगे, उनमें तो यही चीजें पूछनी है कि कौन सा कहां है, और सिंपल साधारण पूछेंगे। देखना आप जितना लोड लेते हो ना उतना लोड लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान साधारण पूछेंगे, और आप लोगों को लगेगा कि ये तो सर ने क्लास में ही बता दिया था हमें, हम तो ऐसे ही लोड ले रहे थे। भैया मैं तो कहता हूं आप यदि मान लो ना चीजें तो बेड़ा पार ही हो जाए, पर कई जने मानते नहीं है। स्वयं भू विद्वान होते हैं वो नहीं मानते। मैं विद्वानों को पढ़ाता नहीं हूँ, मैं खुद ही विद्वान नहीं हूं, मैं विद्वानों को कैसे पढ़ा सकता हूँ? मैं तो मेरे जैसे मंद बुद्धियों को पढ़ाता हूँ। मैं खुद मंद बुद्धि और पढ़ाता हूँ, वो भी सारे मंद बुद्धि। सही बात है नहीं है भाई? अपन विद्वान न अपन खुद है न अपन विद्वानों को पढ़ा सकते हैं। अपने तो सीधे करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, बस अभ्यास करते रहते हैं। जहां पे कुछ भी नहीं लगे कि यहां कुछ नहीं किया जा सकता, वहां सिर्फ एक काम करना है, उसका नाम है कोशिश। बस इतना यदि कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ऊंटगिरी का किला, सीधा फैक्ट ही पूछेंगे, ज्यादा अंदर घुसेगा ही नहीं एग्जामिनर। ऊंटगिरी का किला कहाँ है? कल्याणपुरा गांव में है। और कल्याणपुरा गांव कहाँ है? क्या पढ़ रहे हैं अपन? करौली। और इसका प्राचीन नाम में भी अपन ने इसको पढ़ा है। तिमनगढ़ का किला कहाँ है? यहाँ पे ये किला जो है मूर्ति तस्करी के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्रसिद्ध तो नहीं कह सकते हैं ना, एक तो होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। तो मतलब चर्चा में रहा है ये कह देते हैं अपन, विख्यात कुख्यात में पढ़े ही नहीं। अपन कहते हैं कि ये चर्चा में रहा है मूर्ति तस्करी के कारण, ठीक है। एक तिमनगढ़ यहाँ भी है, एक तिमनगढ़ अपने कहाँ है? भरतपुर के अंदर, जिसे त्रिभुवनगढ़ भरतपुर, ननद भोजाई का कुआं वाला है ना, वो भरतपुर में है। वो लिखा है नहीं, मैंने लिख देना उसके अंदर, ठीक है। 1244 में त्रिभुवन पाल द्वारा ये निर्मित है। कन्हैया दंगल यहाँ की बड़ी फेमस है, और मैंने कन्हैया दंगल का तो वीडियो भी डाला हुआ है अपने चैनल पे। क्या होता है इसमें? महाभारत रामायण के वाचन होते हैं, लेकिन इतनी लयबद्ध तरीके से होता है कि यदि आप उनमें देखो ना तो आपके अंदर जोश आ जाए और वास्तव में लगे कि ये हमारी संस्कृति, हमारी राजस्थान की संस्कृति के परिचय यही चीज है। इसमें जो मेन प्रस्तुतिकर्ता होता है ना, जो प्रस्तुतिकरण करता है कन्हैया दंगल का,
ये क्योंकि मैं तो देखो मंगाए भी थे, वीडियो मंगाए थे और उसके बाद में चैनल पे डाला भी था अपन ने, देख लेना, कन्हैया दंगल जीजीडी ऐसे करके भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। इसमें जो मैन प्रस्तुति करता होता है उसे कहा जाता है मीडिया। क्या कहा जाता है? मीडिया। ये चीजें है ना, ये एग्जाम में सीधी सीधी पूछे जाने वाली है, ठीक है। चलो भाई ये ध्यान रखना। चूलीदेव परियोजना का संबंध करौली से ही है। मदन मोहन जी का मंदिर कहां है? मदन मोहन जी का मंदिर भी आपके करौली के अंदर है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित रहा है, ये ध्यान रखना। पांचना बांध, पांचना बांध एक तो विशेषता इसकी यह है कि ये मिट्टी से बना हुआ बांध है, मिट्टी से बना। एक इसका नाम जो है वैसा ही इसका काम है, 5 यानी कि 5 नदियों का पानी इसके अंदर आता है। मासी, अटा, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा। शाबाश, याद है मन तो 5 ही, आपको भी याद रहनी चाहिए। मासी, अटा, भद्रावती, बरखेड़ा, भैंसावट। भद्रावती और भैंसावट को साथ में याद करो, ब से याद हो जाएगी। भद्रावती, भैंसावट, अटा, मासी और बरखेड़ा, ये 5 नदियों का पानी यहाँ पे इसके अंदर आके गिरता है, ठीक है। चलिए लो स्क्रीनशॉट। चलो देखो अपन बिल्कुल इजी वे में पढ़ते हैं। मैं जहां तक रहता हूं, मैं खुद भी पढ़ाते था समय रिलैक्स रहता हूं। आप लोगों को भी मैंने कह रखा है कि आप लोग भी रिलैक्स रहा करो। जितना रिलैक्स रहकर पढ़ोगे उतना ज्यादा मतलब गेन करो। रिलैक्स मतलब यूं नहीं है कि आराम सोफा में यूं नीचे चलोगे और बैठो बैठो। रिलैक्स का मतलब मेंटली रिलैक्स रहना है, शारीरिक रूप से तो एक्टिव रहना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, और कई जना देखे गुरु जी मैं तो बिल्कुल आराम होता होता देखा, कि आप ही तो कहीं रिलैक्स रह के देखा करो। अरे इतो भी रिलैक्स नहीं रहना, ठीक है, कि ज्ञान आवे गुण माए। चलिए धौलपुर चलते हैं। सबसे पहले ये बेचारा छोटा जिला था, इससे पहले 19 जिलों से पहले, अब दूधू हो गया है। भाई दूधू पीतो कोई टाबर राज्य है तो वो ही छोटो हुई ना, बस धौलपुर धूल का तो टाबर तो मोटो हो गया और दूधू पीतो टाबर छोटो हो गया, ठीक है। नहीं, धौलपुर, बसेड़ी, सेप्पू, मनियान, राजखेड़ा और बाड़ी। बाड़ी को बारी भी कहा गया, यहाँ बाड़ी का युद्ध हुआ था, ठीक है, राणा सांगा वाला ही। प्राचीन नाम इसे कोठी के नाम से जाना जाता है और यह प्रश्न कई बार बना है। धवलपुरी के नाम से भी इसे जाना गया क्योंकि राजा धवल, तोमर वंशी राजा धवल द्वारा स्थापित यह नगरी मानी जाती है। तो कोठी धवलपुरी। उपनाम राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार इसे कहते थे। देखो भरतपुर भी है यहाँ और ये सबसे पूर्वी जिला है, पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। भरतपुर को पूर्वी सिंह द्वार लिखवाया था मैंने, ठीक है। रेड डायमंड के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त वाली नगरी भी इसे कहा जाता है, लिख लेना। ले स्क्रीनशॉट बड़ा आगे। चलिए आइए धौलपुर के महत्वपूर्ण तथ्यों पे। धौलपुर के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसके अंदर कीरत सिंह द्वारा स्थापित हुणहुंकार तोप पड़ी है। हुणहुंकार तो मैंने लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखना कीरत सिंह ने स्थापित करवाई थी, ठीक है। निर्माण राव मालदेव द्वारा माना जाता है। पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा माना जाता है और इसी के कारण इसका नाम रख दिया यहाँ पे शेरगढ़, ठीक है। शेरगढ़ एक दुर्ग 12 के अंदर भी है, मैंने लिखवाया था, और जब 12 में लिखवाया तब कहा था कि धौलपुर के अंदर भी है, तो ये धौलपुर वाला है, वो 12 वाला है। हुणहुंकार तोप पड़ी है, ये ध्यान रखना। सैपो महादेव का मंदिर है, यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध और प्रश्न बन चुके हैं कई बार। यहाँ 12 भाइयों का मेला भरता है। सैपो महादेव मंदिर है ना, यहाँ 12 भाइयों का मेला भरता है। अब 12 भाइयों के मेले से एक जुड़ी हुई एक कहानी है। क्या था 12 भाइयों का मेला? 12 भाइयों का मेला, ये रियल 12 भाई नहीं थे, लेकिन ये यहाँ से मतलब पहले यहाँ पे है ना कुश्ती दंगल वगैरह ये सारी चीजें चलती थी। तो ये गए थे सारे के सारे 12 लोग, अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग समाज से रिलेटेड थे। ये गए थे अपने जगनेर, जगनेर के जो अशोक परमार है ना, बिजोलिया वाले, राणा संगा का साथ दिया था बिजोलिया, उनको मिला था, ये बताया हुआ है मैंने। ये गए थे कहाँ? जगनेर, दंगल कुश्ती करने। तो वहां पे किसी ने बताया कि भाई कोई साथ में आया क्या, या कोई ऐसे आया? तो इन्होंने देखा कि हम 12 भाई एकदम साथ में आए, हम 12 भाई है। तो उन्होंने कहा कि 12 भाई मतलब इतनी एकता कैसे है? तो इनको साबित करने के लिए इनको कहा कि 12 भाई हो तो सभी के सभी एक साथ एक ही थाली में खाओ, एक ही कुल्हड़ से पानी पियो वगैरह, ये सारी चीजें इनके साथ में की। इन्होंने सबने ऐसा ही किया, तब इनकी वहां पे एकता की मिसाल कायम हो गई। फिर ये जब वहां से वापस अपने क्षेत्र में आते हैं, तब इन्होंने एक मतलब क्या कहते हैं कि एक बैठक करी और उसके बाद में ये डिसाइड किया कि हम इसी एकता को आगे लेकर जाएं और ये आगे हमेशा कायम रहे और अपने क्षेत्र को इस
तरीके से जाना जाए, तब फिर इन्होंने यहाँ पे 12 भाइयों का मेला और ये बनना शुरू किया। और अभी भी बता दें कि इस मेले में अलग अलग इनके समाज से और रिलेटेड इनकी अलग अलग बैलगाड़ियां आती है, और फिर जो है ये एक तरीके से सद्भाव का मेला है। ये एक छोटी सी संक्षिप्त स्टोरी से आप समझ सकते हो कि 12 भाइयों का मेला क्या है। भाई याद तो बहुत किया 12 भाइयों का मेला धौलपुर, ठीक है, लेकिन पता चले था क्या, एक बाबू महाराज का मेला भी है यहाँ, ठीक है, जहां पे चर्म रोग का इलाज भी होता है, वहां धौलपुर के अंदर बाबू महाराज। ये भी लिख लेना, ठीक। मचकुंड तीर्थों का भांजा, तीर्थों का मामा, पुष्कर तीर्थों की नानी, देवयानी तीर्थ सांबर। जहां भी मामा भांजा से रिलेटेड तथ्य आए वहां कोष्टक में साइड में ये चीजें भी लिखा करो, ताकि हमेशा क्लियर रहे, ठीक है। मामा भांजा फैक्ट तो मैंने आपको दे दिए थे वैसे जीजीडी पे फैक्ट के अंदर, है ना। तालाबशाही झील कहाँ है, ये भी यही है। शाहजहां के लिए साले खां या साले मोहम्मद भी कह सकते हो आप, साले खां ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ दमोह जलप्रपात है, और दमोह जलप्रपात की खासियत है कि ये जहां से गिरता है वहां नीचे कुआं बना हुआ है, और बताते हैं कि जब बारिश का और ये समय होता है तब 300 फीट ऊंचाई से, और 300 फीट ऊंचाई से कुएं में पानी गिरता है, ठीक है ना, कुएं के अंदर। वैसे 300 फीट इसकी ऊंचाई इतनी है नहीं, लेकिन कुएं के अंदर गिरता है, तब ये बताते हैं कि ये इस तरीके से है, ठीक है, दमोह जलप्रपात। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा घंटाघर है एक, जिसे निहाल टॉवर कहा गया, क्योंकि निर्माण शुरू करवाया निहाल सिंह ने और पूरा हुआ मान सिंह के समय, ठीक है ना। और ये कैसा है, 8 मंजिला निहाल टॉवर है, जो ये बहुत प्रसिद्ध है, ये जाना जाता है, यहाँ प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये कहाँ है, राजस्थान का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है, कांच से संबंधित, धौलपुर के अंदर। लंबी बावड़ी, ये लंबी बावड़ी है ना, तो ध्यान रखना कि 9 मंजिला है, ये भी मंजिल पूछ सकते हैं। 9 मंजिला लंबी बावड़ी धौलपुर के अंदर है। इसके अलावा खानपुर के महल भी है यहाँ, ठीक है, खानपुर के महल भी है, ठीक है। चलो इतना घना बाग दर्शन जिलो दर्शन कराओ, नहीं तो एक एक चीज पोस्टमार्टम कर पढ़ाऊं, ठीक है, दैंड नहीं लेनी। ले था स्क्रीनशॉट। धौलपुर, अभी तो धौलपुर ही पहुंचे हैं, अब तो अभी सवाई माधोपुर पढ़ना है, अभी तो गंगापुर सिटी पढ़ना है, डीग पढ़ना है। आज की क्लास तो लंबी होनी है, और क्लास में अरे बेटा 40 मिनट की तो क्लास हो गई, यानी कि 12 बजे से बाद मिलेगी आज की क्लास, ठीक है, कोई नहीं, संडे स्पेशल। आओ जिला सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर यानी कि यहाँ पे शेर पढ़ेंगे हम, ठीक है। सवाई माधोपुर में क्या है, सवाई माधोपुर, खंडार, चौथ का बरवाड़ा, बोनली, बोनली एन लगा देना, मित्रपुरा, मालाड डूंगर, ये देखो ये बोनली एन लगा देना, ठीक है ना, मित्रपुरा, ये सारा का सारा आ गया इसके अंदर। अब राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कह दो, राजस्थान का पहला आप कह सकते हो राष्ट्रीय उद्यान कह दो, सारे के सारे सवाई माधोपुर के अंदर। प्राचीन देखो उपनाम तो बाघ नगरी कह दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान के सबसे ज्यादा बाघ इसके अंदर ही है। प्राचीन नाम ईश्वरदा, ईश्वरदा कहा जाता है, यानी कि ईश्वर का द्वार, ठीक है, ईश्वर का द्वार, खाली डायरेक्ट याद नहीं करना, ईश्वरदा क्या क्यों क्या, तो ईश्वर का द्वार यानी कि इसे कहा जाता था सवाई माधोपुर को, ठीक है। इसकी नींव जो है सवाई माधो सिंह प्रथम ने रखी, सवाई माधो सिंह प्रथम ने इसकी नींव रखी थी, जयपुर वाले। इसका अब तक 3 बार विभाजन हुआ है। सबसे पहले इससे दौसा और करौली को तोड़ के अलग किया, और उसके बाद में हाल ही में गंगापुर सिटी को इससे, इस गंगापुर सिटी में भी इसका कुछ भाग जोड़ा गया, कुछ भाग क्या, इसमें से ज्यादा 5 तहसीलें जोड़ दी, ठीक है, सवाई माधोपुर के अंदर से। तो यहां से इसको तो मतलब बार बार तोड़ा गया, ईश्वर का द्वार है, इतनी बार तोड़ दिया, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट लो, अपन बढ़ते हैं फैक्ट की तरफ। रेडी, ओके, आ जाओ भैया। ईश्वर के द्वार, रणथंभौर दुर्ग, देखो 2 चीजें तो याद करनी है सवाई माधोपुर के अंदर, रणथंभौर दुर्ग और रणथंभौर अभयारण्य, ये चीजें तो मेन रहेगी। वैसे दुर्ग में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपन इन शॉर्ट संभाग दर्शन के अंदर देख रहे हैं कि मेनली क्या देख रहे हैं अपन इनके अंदर, कि कौन सी चीजें कहाँ रह गई और कौन सी नए में आ गई, है ना। साथ में अपन उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हुए चल रहे हैं। निर्माण रणथान देव चौहान माना जाता है। हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे संघर्ष हुआ है 1301 के अंदर, और बहुत बताया मैंने आपको इसके बारे में, तो है ना, वहां से वो चिमना मराठन को लेके भागा था मोहम्मद शाह और केहबरू और नवीन मंगोल जिन्हें कहा जाता था। फिर इनके बीच में युद्ध हुआ है, तो फिर पहला जौहर भी माना जाता है, रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, हमीर देव यहाँ पीछे,
ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है, देखने पर ऐसे लगता है जैसे इसने बख्तर पहना हुआ है, तो ये बख्तरबंद दिखता है, ये इसी दुर्ग के लिए कहा गया। इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई भी कहा जाता है, ठीक, ये लिखना अलग से। इसके अंदर प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर के अंदर ये बताते हैं कि इनका सिर्फ जो है मुख है, बाकी जैसे हाथ पैर वगैरह वो नहीं, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। राजस्थान में कहीं भी यदि कोई विवाह शादी वगैरह होती है तो इन गणेश जी के नाम से पत्रिका रखी जाती है सबसे पहली। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश चतुर्थी को मेला भी भरता है। रणथंभौर अभयारण्य राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की पहली बाघ परियोजना भी यही है और राज्य के सर्वाधिक बाघ यही पाए जाते हैं। इसके अलावा जौरा भौरा वगैरह तो बहुत सारी चीजें देखो अंदर, लेकिन ये चीजें अपन अभी स्कूल लेक्चर वाले बैच में भी अपन दुर्ग वगैरह पढ़ने वाले हैं जल्दी, तो उसके अंदर मैं सारी चीजें और डिटेल में करवाने वाला हूँ। फिर जिला दर्शन में करवाऊंगा ही। चौथ का बरवाड़ा, अब चौथ का बरवाड़ा, यहाँ चौथ माता का मंदिर है और चौथ माता को किनकी, कंजरों की आराध्य देवी, ठीक है, ये कहा जाता है। और सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र है ये सीसा जस्ता। वैसे सीसा जस्ता वाला जो प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र जो माना जाता ना अपने जावर, वो जावर सलूम्बर ले गया, उदयपुर में जो मानते थे अपन, वो सलूम्बर के अंदर चला गया जावर। ये यहाँ पे चौथ का बरवाड़ा आपको ध्यान रखना है। ईशरदा, देखो अभी ईशरदा कर रहे हैं। ईशरदा परियोजना का जो पानी है उसका सबसे ज्यादा फायदा दो जिलों को मिलना है, एक तो सवाई माधोपुर, एक दौसा, ठीक है, दौसा को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलना है, दौसा और सवाई माधोपुर। इसके समीप ही सिवाड़ में 12वां ज्योतिर्लिंग जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है इसको माना जाता है और ये एक बार प्रश्न बन चुका है, तो ये यहीं पे है, ठीक है। ईशरदा बांध बनास नदी पर बना हुआ है और दौसा और सवाई माधोपुर दो जिलों को सबसे ज्यादा फायदा मिलना है। वैसे जयपुर वयपुर इनको भी फायदा मिलेगा, लेकिन दौसा और सवाई माधोपुर को सबसे ज्यादा। इसके अलावा और रामेश्वर घाट, यहाँ पे रामेश्वरम मंदिर भी है, रामेश्वरम मंदिर भी है। यहाँ पे चंबल बनास और सीप नदी का ये क्या है, त्रिवेणी संगम है। चंबल बनास और सीप का त्रिवेणी संगम है। खंडार का किला और जाइन दुर्ग भी यहाँ पे स्थित है और इस जाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। पहले इस पे आक्रमण करना पड़ता है, उसके बाद में रणथंभौर पे आक्रमण कर पाते हैं। 32 खंभों की छतरी। अब आप लोगों के लिए मैं एक टास्क हमेशा देता हूं, आप लोगों को यह बताना है कि ये किसके डैडी जी थे और इनकी छतरी का इनका नाम क्या है। 32 खंभों की जो छतरी है ये एक तो ये बताना है ये किसके डैडी थे, ये किसके पापा थे, फादर थे, पिताजी थे, ठीक है। और ये जो छतरी है वो कहां पे बनी हुई है, ठीक, ये दो चीजें बतानी है, मतलब किसके नाम से बनी हुई है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट बताओ। सवाई माधोपुर पूरा आओ, बिल्कुल नया नवीनतम ब्रांड न्यू गंगापुर सिटी, ठीक है, गंगापुर सिटी। अब आ गए हैं अपन गंगापुर सिटी। अब दोनों नए जिले पढ़ेंगे, गंगापुर सिटी और डीग। गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास। देखो बामनवास जो आईएएस और आरएस की जननी क्षेत्र कहा जाता है, इनकी भूमि कहा जाता है, वो आ गया है इसके अंदर। तलावड़ा, बरनाला, टोडा भीम और नादोती। हमारे बेचारे शिवराम जी जो है टोडा भीम के, उनको करौली से यहाँ पे गंगापुर सिटी भेज दिया गया है। बैठे बिठाए जिला चेंज, ठीक। आओ देखें इस नए जिले के अंदर सवाई माधोपुर से 5 तहसीलें, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनवास, तलावड़ा और बरनाला, और करौली से 2 टोडा भीम और नादोती, ठीक है, ये जोड़े गए। अब देखो ये रहा टोडा भीम और नादोती, ये तो आ गए करौली से, और ये 1 2 3 4 और 5 ये आ गए आपके सवाई माधोपुर से। तो ये बन गया नया गंगापुर सिटी आप लोगों के जिला। अब लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। गंगापुर सिटी के ज्यादा फैक्ट मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेहतरीन संकलन के साथ में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले अपन पढ़े नादोती, जो करौली से लिया है, ठीक है। गंभीर नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ की पहाड़ियों से गंभीर नदी निकलती है। ये गंभीर नदी यदि आपको याद हो, जब मैंने चंबल पढ़ाई थी तब आपको पढ़ाया था कि ये गंभीर नदी जो निकल के सीधा अपना जल यमुना में ले जाती है, सीधा जल यमुना के अंदर ले जाती है। तो ध्यान रखना, इस गंभीर नदी का दूसरा नाम क्या है, उटंगन नदी भी इसे कहा जाता है। यह अपना जल सीधा यमुना में मिलाती है। इसके समीप ही लच्छीराम, घासीराम और रेवाड़ी बाबा का प्राचीन मंदिर है, यही नादोती के अंदर ही लच्छीराम, घासीराम और रेवाड़ी बाबा का
प्राचीन मंदिर है। भाई गंगापुर सिटी वाले इन चीजों की इंफॉर्मेशन देते रहना, वैसे ये चीजें सही है लेकिन फिर भी बताते रहना कि हाँ, क्योंकि हर जिले वालों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। 1735 में स्थापित जगदीश मंदिर यहाँ पे हो और बहुत प्रसिद्ध जगदीश मेला भी यहाँ पे बढ़ता है। कब स्थापित हुआ है वो भी चीज मैंने आप लोगों को बता दी साथ साथ में। इसके अलावा यहाँ पे इसके गुड़ाचंद्र जी गांव में गढ़सावन माता का मंदिर है, बिल्कुल नया। देखो जिला नया है तो फैक्ट भी नया होगा, जिले नए बने हैं तो जीके भी बढ़ेगा। तो गढ़सावन गंगापुर में घाट, ठीक है, सावन की घटा, तो ये याद रख लेना गंगापुर में। तो गढ़सावन माता का मंदिर कहां है? आपके गंगापुर सिटी के अंदर। यहां स्थित दाऊजी महाराज का मंदिर भी प्रसिद्ध है। दाऊजी महाराज का मंदिर भी, रेवाड़ी बाबा का मंदिर भी, गढ़सावन माता का मंदिर भी, कहां कहां? गंगापुर सिटी के अंदर। कहां? गंगापुर सिटी के अंदर। याद करवा रहा हूं आप लोगों को, गंगापुर सिटी स्पेशल, जो गंगापुर सिटी तहसील है ना उसकी बात कर रहे हैं, जिला तो है ही। राजा कुशलीराम हल्दिया द्वारा इसको स्थापित माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे धुंधलेश्वर महादेव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। बोलो धुंधलेश्वर महादेव की जय। धुंधलेश्वर महादेव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ की मावे से बनी हुई मिठाई खीर मोहन, मावे से बनती है, मावे से बनी मिठाई खीर मोहन पूरे देश तो क्या विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मतलब जो एनआरआईज रहते हैं वो यहाँ से वो भी मंगवाते हैं कई। तो मिठाई जो है खीर मोहन पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? बामनवास, पहले सवाई माधोपुर में पढ़ते थे। बामनवास किस लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ के लगभग हर घर से या तो कोई आईएएस या आरएस, भाई ज्यादातर आईएएस ही निकलते हैं, लेकिन निकलते का मतलब कोई मतलब पढ़ते हैं फिर लगते हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है बामनवास वो प्रशासनिक अफसरों की जननी क्षेत्र रहा है, यानी कि प्रशासनिक अफसरों को जन्म देने वाला ये क्षेत्र रहा है। ये बामनवास भी दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। बामनवास पट्टी कला और बामनवास पट्टी खुर्द में विभाजित है। और ये दोनों क्षेत्र यानी कि बामनवास पूरा का पूरा आईएएस और आरएएस पैदा करने वाली धरती है। ये कहा जाता है, भाई मैं कोई मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये चीजें हैं, यहाँ बहुत सारे आईएएस और आरएएस निकले, आप खुद देख लेना यहाँ पे पता करके, ठीक है। इस क्षेत्र को प्रशासनिक अधिकारियों की जननी क्षेत्र कहा जाता है। किसकी बात हो रही है? बामनवास की बात हो रही है। वजीरपुर, वजीरपुर के अंदर क्या है? मनोरथ सिद्ध हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, मेला भी बढ़ता है इनके यहाँ पे। मनोरथ सिद्ध हनुमान मंदिर के अंदर मेला भी बढ़ता है। और बीच में तो कोई यहाँ पे कोई 1200 या 1400 दीपक एक साथ लगाकर दीपदान वगैरह किया था, ऐसा भी था कुछ, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो। ये हो गया आपके गंगापुर सिटी पूरा। अब आओ डीग। डीग के जल महल, ये तो पता ही था, तो यानी कि जल महलों की नगरी कहा जाता है। प्राचीन नाम दीर्घवती या दीर्घ, ठीक है, ये इसके प्राचीन नाम रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या आया? आप डीग, जनुथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, ये सारे के सारे क्षेत्र आ गए आपके किसमें? डीग के अंदर। भरतपुर से तोड़कर डीग को अलग अलग किया गया है। जब अपन जाते हैं ना मथुरा वृंदावन तो डीग आता है, वहां पास में पड़ता है। नए जिले भरतपुर से तोड़कर अलग किया है। इसकी सीमा भरतपुर, अलवर और राज्यों से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती है। यदि जिलों से देखा जाए तो आपके किससे लग रही है? भरतपुर से तो तोड़ के अलग किया, भरतपुर से लगेगी और अलवर से लग रही है। और राज्यों के अंदर देखा जाए तो यूपी से लग रही है और हरियाणा से लग रही है डीग की सीमाएं, ठीक है। अब देखो डीग की सीमा ये ले लो पहले स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं डीग के फैक्ट की तरफ। डीग में बहुत सारे फैक्ट बनते हैं क्योंकि जाटों का शासन था यहाँ पे, ठीक है। जल महलों का देखो, कुछ जल महल बदन सिंह ने भी बनवाए, बदन सिंह ने, और दूसरे महल ज्यादा बनवाए। जल महल यहाँ पे सूरजमल जाट ने ज्यादा बनवाए, ठीक है। तो जल महलों का ज्यादा निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया है। तो जाट रियासत तो थी ये, उपनाम इसका जल महलों की नगरी। जल महलों का अधिकतर निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने, जिसे जाटों का अफलातून शासक कहा जाता है। डीग को राजधानी किसने बनाया? बदन सिंह ने, जिसे जाटों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बदन सिंह को कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। बदन सिंह के ही पुत्र थे सूरजमल जाट, ठीक है। यहाँ पे ब्रज प्रभाव देखने को मिलता है, ब्रज महोत्सव भी बढ़ता है डीग जिले के अंदर, ठीक है। तो ब्रज प्रभाव देखने को मिलता है। तो ब्रज प्रभाव है तो देखो रासलीला देखने को मिलेगी। ब्रज में आप लोगों को पता है, देखो होली वगैरह के अवसर जो होते हैं बहुत आनंददायी होते हैं और बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो होली के अवसर पर किए जाने वाला हुरंगा, होली के अवसर पर यहाँ के जो लोकल है ना वो इसकी डिटेल बताओ मुझे कि हुरंगा कैसे किया जाता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में होली के अवसर पर गैर और ये सारी चीजें होती है,
वैसा ही एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है हुरंगा। तो यहाँ ये अब डीग के अंदर जाना जाएगा। ठीक है, होली के अवसर पर किया जाने वाला हुरंगा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, इसके अलावा जुरहरा जो है वो रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने एक चीज पहले से बता रखी है आपको, जब मैंने शेखावटी पढ़ाया तब, तो ये बताना मूक रामलीला, भाई आप लोगों को टास्क तो देने पड़ेंगे ना, मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है, यह आप लोगों को बताना है। तो ये आ गया हुरंगा, याद रखना। अब आओ कुम्हेर। कुम्हेर में सीधा सीधा एक तो याद रखना है, मुर्रा नस्ल की भैंस। देखो भैंसों में भैंस कहो तो मुर्रा भैंस कहो, ठीक है, कि बाकी सब क्या है, तो फिर भैंसों में भैंस तो मुर्रा भैंस, बाकी सब डोबे। ठीक है, मुर्रा प्रजनन केंद्र कहाँ है, कुम्हेर के अंदर। यहां 1754 में महाराजा सूरजमल जाट ने मुगलों और मराठों की संयुक्त सेना को हराया। सूरजमल जाट ने जाट रियासत को बहुत ज्यादा बढ़ाया था, खूब, और यशस्वी शासक थे ये। ठीक है ना। प्राचीन काल में यह रोली और नमक, ये नामक की जगह क्या करोगे, नमक, नमक के लिए प्रसिद्ध था। यहां महाराजा सूरजमल ने अपनी रानी हंसिया के लिए जल महल बनवाया। इसके अलावा भी बहुत सारे महल बनवाए इन्होंने, लेकिन रानी हंसिया के लिए जल महल कहां बनवाया, कुम्हेर के अंदर। वैसे डीग में बहुत सारे जल महल बनवाए, लेकिन यहां कुम्हेर के अंदर ये जल महल बनवाया। इसके लिए कामा, कामा के अंदर ब्रज प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और कामा के अंदर आप लोगों को पता, अपन बार बार पढ़ते थे भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला। तो भोजन थाली मेले को अपन डायरेक्ट भरतपुर पढ़ते ही नहीं थे, अपन पढ़ते थे कामा भरतपुर। लेकिन अब आपको क्या पढ़ना है, कामा डीग। क्या पढ़ना है, कामा डीग, क्योंकि डीग जिला बन गया तो कामा चला गया डीग के अंदर। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मपुर कहा जाता था। महाभारत काल से भी पूर्व स्थापित ये क्षेत्र कहा जाता है, महाभारत काल से भी पूर्व स्थापित क्षेत्र था। इसके अलावा ध्यान रखना है, यहाँ पे गोकुल चंद्र जी मंदिर, जो वल्लभ संप्रदाय और आप कह सकते हो कि पुष्टि मार्गीय धारा से जुड़ा हुआ कह सकते हो, वल्लभ संप्रदाय की पीठ कह सकते हो। ठीक है ना, उससे जुड़ा हुआ। तो ये गोकुल चंद्र मंदिर, इसके अलावा भोजन थाली मेला और गंगा दशहरा मेला, ये भी कामा भरतपुर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा देखो डीग के भूरीलाल, ये भी लिखना, डीग के भूरीलाल, जिन्होंने नौटंकी कला को बहुत प्रभाव मतलब शुरू किया और बढ़ावा दिया आगे, और ज्यादा फैलाने वाले थे कामा के गिरिराज, कामा के गिरिराज, जिन्होंने बहुत ज्यादा फैलाया, प्रसिद्धि दिलाई। ठीक है, ये दोनों चीजें भी चली गई कहां, आपके डीग जिले के अंदर। भैया एक एक चीज को व्यवस्थित रूप से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। और इसी के साथ अपना आज संडे स्पेशल क्लास यानी कि भरतपुर संभाग इति सिद्धम पूरा हुआ, और इसके बाद में सिर्फ एक संभाग बचा है, अजमेर संभाग। ठीक है, यानी कि संभाग दर्शन भी किसी ने 10 क्लासें लगा ली तो मान लो कि वो अपने आप में अपडेट हो चुका है। 90% तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये कहना 75% तो वो अपने आप में अपडेट हो चुका है। इतना तो आप लोगों को ये संकलन मतलब आगे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो क्लास जो है शेयर वगैरह करते रहना, सब्सक्राइब करना नहीं करना वो बात की बात है, होते रहते हैं ये चीजें। तो आप लोगों को तो अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है सबसे ज्यादा। ठीक है, और नियमित पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना। जहां से भी पढ़ो, कहीं से पढ़ो, दुनिया के किसी छोर से पढ़ो, लेकिन पढ़ना नियमित और विश्वास के साथ। किसी भी मास्टर से पढ़ो, विश्वास के साथ पढ़ना और नियमित पढ़ना। ठीक है, मैं जरूरी ये नहीं कह रहा हूं कि आपने जीजीडी ने ठेका ले रखा है सब, नहीं, किसी से भी पढ़ो चाहे, लेकिन अच्छे से उस विश्वास के साथ में और नियमित पढ़ो, तो आपके वो चीज काम आएगी। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।